प्रणाम। अभी तक हमने दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों के बारे में उसका परिचय समझा था। अब दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक और बात मैं भैया बहनों को बताना चाहता हूँ कि ये जो दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है ये जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर देता है। बस इस गणित को हमें जीवन उपयोगी कैसे बनाना है वो सीखते हैं। जैसे अभी एजुकेशन का समय चल रहा है, मान लिया कि आपके पापा ने एक एग्जाम्पल के दौरान इसको समझने की कोशिश करते कि समीकरण बनते कैसे और उनको फिर सोल्व करना हम आज एक और विधि से सीखेंगे, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले कि समीकरण बनती कैसी है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे होती है जिनकी हम समीकरण बनाते हैं और उन समीकरणों को हल भी कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पापा ने आपको मार्केट में भेज दिया है और कहा आपको कि 5 तो पेंसिल और 7 कलम लेके आओ। ठीक, आप दुकान पे गए, 5 पेंसिल और 7 कलम यानी कि पेन लेके आ गए। दुकानदार ने आपसे 50 रुपए ले लिए। अगले दिन फिर आप वापस गए, फिर मान लिया अगले दिन आपने 7 पेंसिल और 5 कलम लेके आए और दुकानदार ने आपसे 46 रुपए ले लिए। ठीक, और अगले दिन आपके पापा आपसे पूछते हैं कि बताओ बेटा एक पेंसिल की रेट क्या थी और एक कलम की रेट क्या है। तो बताओ आप क्या जवाब दोगे? सिर्फ एक ही जवाब दे सकते हैं, कुछ नहीं आता हमें, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको या तो दुकानदार के पास वापस जाओ पूछने के लिए कि यार आपने एक पेंसिल क्या दी और एक कलम की रेट क्या दी। लेकिन हम गणित को सीखते हैं और इन सिचुएशन को, इस समस्या को हम समीकरण के रूप में लाते हैं। अब समीकरण बनती कैसी है? तो जैसे हम क्या लेंगे, दो चीजें खरीद रहे, एक तो पेंसिल और एक और पेन। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, जैसे माना कि जो क्वेश्चन है उसके हम पहले समीकरण बनाते हैं। मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक पेन यानी कि कलम का मूल्य y रुपए। हमने मान लिया है कि एक पेंसिल जैसे कितने की है, x रुपए की, एक पेन कितने का है, y रुपए का है। अब हम पहले दिन जब दुकानदार के पास में गए थे, हम कितनी पेंसिल लेके आए थे, 5, और कितने पेन लेके आ रहे, कलम कितने लेके आ रहे, 7, और दुकानदार कितने पैसे ले रहे, जैसे आपसे 50 रुपए। तो उसको हम समीकरण के रूप में कैसे बनाते हैं, हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक, अब प्रश्न पहले देखो हम क्या ले, पहली बार में हमने क्या लिया था, पेंसिल। कितनी पेंसिल लिए हमने, 5। अब एक पेंसिल का हम कितना रेट कर रहे हैं, यहाँ पे x रुपए है। एक का अगर x है तो बताओ 5 का कितना होगा, 5x। सीधा सा है, जैसे एक कुल्फी 1 रुपए की है तो 5 कुल्फी कितने की आएगी, 5 रुपए की। कैसे, 1 का 5 में गुणा कर देते हैं। वैसे ही एक पेंसिल कितने रुपए की है, ये x, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x। हम कलम कितने लाए थे, 7, एक कलम का कितना है, y, तो 7 का कितना हो गया, 7y, और प्लस क्योंकि हमने इन दोनों का टोटल पैसा कितना दिया है, 50 रुपए, इसलिए बराबर 50। तो देखिए सिचुएशन से इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, बन गई कि जब हम पहली बार में क्या गए, 5 पेंसिल और 7 पेन लेके आते हो, कितना पैसा दे रहे हैं, 50। तो एक पेंसिल का हमने मान लिया x, इसलिए 5 का 5x, एक कलम का हमने माना y, इसलिए 7 का 7y, और उन दोनों का प्लस यानी कितना हो गया, 50। ये बन गई हमारी पहली समीकरण। अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फिर हम वापस प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वापस कि हम जैसे नेक्स्ट डे फिर गए दुकानदार के पास में। अब हमने कितने पेंसिल लिए, 7, एक का कितना है, x, इसलिए 7 का कितना हो गया, 7x। हम कितनी पेन लेके आए, कलम कितने लेके आए, 5, एक का कितना है, y, तो 5 का कितना हो गया, 5y, और इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 46, और ये आपके समीकरण नंबर 2। तो ये जो सिचुएशन हमारे सामने आई थी उस सिचुएशन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लेके आए और इनसे हमें 2 समीकरणें मिलती है
ये भी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर x और y है, 5 7 50 ये अचर है, और इनमें चर राशि की वेरिएबल्स की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। और ये भी क्या है, दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण। तो समीकरण तो हमारे बन चुकी है, अब इन समीकरणों को हम कैसे हल करें। समीकरणों को हम हल करने की आज एक विधि सीखते हैं, उस विधि का नाम है विलोपन विधि। कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं हम, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से हम समीकरणों को कैसे सॉल्व करें। ठीक, सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, 5x + 7y = 50, ये फर्स्ट, 7x + 5y = 46, ये सेकंड। अब हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, विलोपन। तो नाम से हर शब्द का अर्थ उसके नाम में छुपा रहता है, बस थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ता है समझने का। विलोपन यानी कि विलोप करना। अब जब ये पहली समीकरण भी दो चर राशि में, दूसरी समीकरण भी दो चर राशि में, अगर मैं समीकरणों को भी डायरेक्ट हल करूं बगैर विलोपन विधि के, तो ये हल हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, अगर मैं जोड़ूंगा तो 12 होगा और घटाऊंगा तो भी 2 तो रह ही जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 5 और यहाँ 7 और यहाँ y, ये भी डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। हमें विलोपन विधि में ये कहा जाता है कि हमें इन दोनों चरों में से किसी न किसी एक चर को हटाना पड़ेगा। अगर मैं x के हटाऊं तो y का मान मिलेगा, y को हटाऊं तो x का मिलेगा। ठीक, अब आप सीधा समझने की कोशिश करना कि विलोपन विधि से हम विलोपन विधि का प्रयोग हम समीकरणों में करते कैसे। तो सबसे पहले आपको समीकरण नंबर 1 देना है, फिर 2 देना है। ठीक, अब आगे क्या करना है, अब मैं इनको इधर लिख रहा हूं। ठीक, जैसे समीकरण नंबर 1 में देखो x का गुणांक कितना है, 5, y का कितना है, 7। समीकरण नंबर 2 में x का 7, y का गुणांक कितना है, 5। अभी इनके गुणांक अलग अलग है। अगर मान लो यहाँ 5x है, यहाँ भी 5 होता, या मान लो दोनों जगह x के गुणांक सेम होते, या दोनों जगह y के गुणांक सेम होते, और हम इस समीकरण में से सुगाड़ते तो कट हो जाते। गुणांक सेम बनने पर हम उसको सबट्रैक्ट करके हटा सकते, लेकिन अभी कोएफिशिएंट गुणांक सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते, दोनों समीकरणों में या तो x के या y के गुणांकों को सेम बनाने का प्रयास करते हैं। अगर मैं x के गुणांक लेता हूं, x के गुणांकों को सेम बनाने x के गुणांक लूंगा तो वो सेम बनेंगे, यानी कि x का विलोप होगा। और अगर मैं y के गुणांक लेता हूं, यानी कि विलोपन किसका होता है, y का हो जाएगा। ठीक, अब आप सीधा समझना करना क्या है। अब समीकरण नंबर 1 यहां लिख देते हैं हम थोड़ा सा, इस समीकरण 1 में देखिए समीकरण आपको करना क्या है कि समीकरण नंबर 1 में देखो x का गुणांक कितना है, 5। तो इस 5 का गुणांक को किसमें करना है, दूसरी वाले समीकरण में। किसमें करना है, दूसरी में। इसी प्रकार से दूसरी में देखो x का गुणांक कितना है, 7। तो इसका गुणांक किसमें करना है आपको, पहले समीकरण में। ये ध्यान रखना है, या तो आप दोनों x का गुणांक ले सकते हो, दोनों y के भी ले सकते हो। मैंने x के लिए x में समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक कितना है, 5। इसका गुणा हम किस में करेंगे, दूसरे में। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक कितना है, 7। इसका गुणा हम किस में करेंगे, पहले समीकरण में। मैंने दोनों x के गुणांक लिए, मतलब किसका विलोपन हुआ है, वो x का। यानी कि जब भी हम समीकरणों को आगे हल करने का प्रयास करेंगे तो x के गुणांक सेम बन जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपकी इच्छा है कि कोई सोचता है कि मैं y के गुणांक लूं तो ले सकता है। अगर पहले समीकरण में x का 7 है तो उसका गुणा दूसरे में कर सकता है, दूसरे में y का 5 है तो पहले में भी कर सकता है। पर ऐसा नहीं कि हम एक गुणांक x का ले ले और एक गुणांक y का ले ले, ऐसा नहीं करना है। या तो दोनों x के लेना या दोनों ही। हमने किसके लिए, x। तो क्या लिख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में 7 का गुणा तथा समीकरण 2 में, इसमें समीकरण नंबर 2 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 में हम किसका गुणा कर रहे हैं, 7। समीकरण नंबर 2 में हम किसका कर रहे हैं, 5। बस ध्यान रखना है आपको, एक बार मैं बता रहा हूं, समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक कितना है, 5। तो इसका गुणा किसमें करना है आपको, दूसरी में। फिर दूसरी में कितना है, x का गुणांक 7, तो उसका किसमें करना है, 5। हमने किसके गुणांक लिए, दोनों x, यानी कि किसका विलोपन हो रहा है, x का विलोपन किया है। अगर हम y के गुणांक लेते तो किसका विलोपन हो जाता, y का। ठीक, यहां तक दिक्कत हो तो थोड़ा सा और प्रयास करना। ठीक, मैं और समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 7 का गुणा हमें पूरे समीकरण में करना है। तो 7 का सबसे पहले 5x में, 7 पंजे 35, 7 का फिर 7y में, 7 के 7 50y,
और फिर 7 का गुणा किस में करते हो 50 में 5 7 35 यानी कि 350 70 7 का गुणा 50 में करते कितना था 350 फिर हम 5 का गुणा करते दूसरे समीकरण में 5 का 7x में 35x 5 का 5y में 5 की 25 25y और 5 का 46 में अब 46 में 5 का गुणा करना है तो 46 का 40 बार 5 का गुणा हम किस में करते हैं सॉरी 5 गुणा किस में कर रहे हैं 46 में तो 5 का हम 40 बार कर दो कितना हो रहा है 200 और 5 का 6 बार 30 यानी कितना आता है 230 आता है जब हम 5 का गुणा किस में करते हैं 46 में कितना आता है 230 ठीक। अब देखिए जैसे हमने x के गुणांक लिए थे यहाँ तक तो डिफरेंट थे अलग अलग थे लेकिन जैसे हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया है अब बताइए x के गुणांक से बने नहीं बने बन गए। अब क्या करते हैं हम इसके बाद में यहाँ हम करते हैं घटाने पर कि हम इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे और एक बात अपने को पता है कि जब हम जिस चीज को घटाते हैं उसका सिंबल चेंज होता है साइन परिवर्तित होता है। ये भी 35 35 प्लस का है तो किसका बनेगा माइनस ये भी प्लस है तो किसका बनेगा माइनस और ये भी प्लस है तो किसका बनेगा माइनस क्योंकि हम घटा रहे हैं तो सिंबल चेंज होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता जोड़ता तो नहीं करते लेकिन जोड़ने पर अगर मैं जोड़ता तो 35 कितना होता 70 हो जाता ये भी नहीं करता ये भी नहीं करता फिर एक और दो चर में आपको एक और समीकरण मिल जाती है इसलिए अपने को क्या करना है यहाँ पर घटाने पर। अब घटाते तो 35 से 35 x कट हो गया 49y प्लस का 25y माइनस का एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस होती तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं घटाते हैं 49 में से 25 गए तो 24y ठीक और 350 में से कितना कम कर रहे हैं हम 230 तो 0 0 0 5 में से 3 2 3 से 2 1 कितना आता है 120 तो y का मान निकालते हैं हम 120 और 24 आता है इसके बटे में कट हो रहा है 2 से कट करते 12 बार 2 से कट करते 60 बार 12 से कट हो रहा 12 पंजे 60 तो एक आंसर एक मान हमें मिला है y का y कितना आया है 5 तो एक आंसर तो हम प्राप्त कर चुके हैं कि y का मान कितना है 5। अब हमें एक और आंसर लेके आना है तो इस y के मान को इस y की वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट चाहे इक्वेशन सेकंड कहीं भी पुटअप कर सकते हैं है ना। उस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करो या सेकंड में कहीं भी आंसर आपके राइट ही आएगा बस कैलकुलेशन हमें राइट करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट यानी कि y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना आप 1 और 2 कोई सा भी का चयन कर सकते हो बस आपको सोल्व करते हुए आना चाहिए। जैसे हमने 1 लिया है तो 5x प्लस 7 y तो समीकरण नंबर 1 थी 5x प्लस 7 y बराबर 50 तो 5x ऐसा ऐसे प्लस 7 y की जगह इस y को यहाँ से हटाकर इसका मान कितना था 5 ये पुटअप करते हैं उधर बराबर 50 तो 5x प्लस 35 बराबर 50 5x 35 उधर जाता तो 50 माइनस 35 तो 5x बराबर कितना रहा 50 में से 35 गया तो 15 यानी कि x बराबर 15 बटे 5 यानी कितना आया है 3 तो x का मान कितना आता है 3। जब दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण युग्म हमारे सामने आया था और इनको हमने कौन सी विधि का से हल किया इनको विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए इनको हमने हल किया तो देखिए हमें x और y इन दोनों के मान प्राप्त हुए। अब x का मान कितना है 3 y का मान कितना है 5 यानी कि x क्या था अपने पास में एक पेंसिल का मूल्य और y क्या था अपने पास में एक पेन का मूल्य। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे आंसर आए हैं क्या जरूरी है कि राइट है या रॉन्ग तो हम इनको वापस एक बार चेक करने का तरीका भी सीख लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जैसे हम पेंसिल कितने लाए थे 5 एक पेंसिल कितने की आई थी 3 रुपए की तो बताइए 5 पेंसिल का कितना हुआ 15 रुपए। फिर कलम कितना लाए हम 7 एक कलम का कितना पैसा लगा 5 तो 7 का कितना हो गया 35 उधर 50 तो 15 और 35 50 बराबर 50 यानी कि
दोनों इक्वल, दोनों पक्ष हमारे क्या आ चुके, बराबर। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो आपके आंसर क्या होते हैं, राइट। यानी कि मैं कह सकते हैं कि हमने जो पेंसिल लाए थे, एक पेंसिल वो 3 रुपए की थी, और एक जो हम पेन लेके आए थे, कलम लेके आए थे, वो कितने का था, 5 रुपए का था। और हमने चेक भी किया है कि हमारे जो आंसर आए वो राइट। तो इस प्रकार से हम जो हमारे जीवन में सिचुएशन, समस्या आई थी, उन समस्याओं का समाधान इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है, बाकी क्वेश्चन और आप लोग जैसे करने का प्रयास कीजिए।